हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के आपके एमसीक्यू की सीरीज की शुरुआत, है ना जी। चलिए एमसीक्यू सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मिक्स टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्स टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और सर अकाउंटेंट के एग्जाम की तैयारी, है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ अपने आपके क्वेश्चंस में, एमसीक्यू पे, है ना जी। चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको क्या मिलने वाला है सर, आपको मिलने वाला है नोट्स। ये नोट जो है मैं वहीं डाल देता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस वाले होंगे वहां आपको मिल जाया करेंगे। प्लस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हर स्टेट में जितने भी एग्जाम्स होंगे कॉमर्स से रिलेटेड, उसके सारे की सारी। उसके साथ साथ आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिलने जा रहा है सारा का सारा कंटेंट जो बिल्कुल फ्री, है ना जी, बिल्कुल। चलिए उसके साथ आप कर लीजिएगा व्हाट्सएप, अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही होगी तब। चलिए देखिए एमआरएस पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंट मिक्स टाइप क्वेश्चंस। तो आज हम लोग करने वाले हैं टोटल लगभग 45 क्वेश्चंस के आसपास, 45 से 50 क्वेश्चंस होगा। अब उस क्वेश्चंस में सारी चीजें आपको मिलने वाली है मिक्स वाला, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है। आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। भाई साहब, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है उसमें क्या क्या चीजें होती है ये जान जाएंगे तो आपका आंसर भी बन जाएगा। नहीं तो वो पूछा है क्या, कौन सा पार्ट नहीं है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का। तो आइए पहले देख लेते हैं कि भैया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का पार्ट कौन सा है। देखिए इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजर, ऐसे आपका क्लोज होता है। ये 5 स्टेप है। इसमें से पूछा प्लानिंग पार्ट है जी सर, है। एग्जीक्यूशन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो कौन सा पार्ट नहीं है पूछा है ना, नॉट फेज, है ना। कौन सा फेज नहीं है तो आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन, वही है। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग भी इसका पार्ट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना जी। आंसर इज रिफ्लेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन प्लानिंग। देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये हम तब करते हैं जब हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ हमारे पास स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ थ्रेट है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये आइडेंटिफाई करना प्राइमरी पर्पस है किसी भी प्लानिंग का। ये बात जब हम प्लानिंग करने जा रहे हो कहीं भी, है ना, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो हम देखेंगे उसका प्लानिंग के टाइम में कि हमारा उसका वहां का स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटी क्या और क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बाकी और जो हैं वो इसके आंसर्स नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाए सर, बिल्कुल आ जाइए। कह रहा है विच प्लानिंग टूल इज कॉमनली यूज्ड टू विजुअलाइज टास्क एंड देयर डिपेंडेंसीज इन अ प्रोजेक्ट। तो कौन सा एक प्लानिंग का टूल है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, टास्क को विजुअलाइज करने के लिए और उसके डिपेंडेंसीज को एक प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए। तो वो जो चार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गैंट चार्ट। क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट। ये देखो गैंट चार्ट में सबसे पहले प्लानिंग, फिर रिसर्च, फिर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और तब फॉलो अप, ये सारा चीज होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, कह रहा है विच प्लानिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। तो बोल रहा है कौन सा प्लानिंग का ऐसा टेक्निक है जिसके तहत आप क्या करेगा कि ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा कौन सा प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं क्या, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। भैया जो काम है ना उसको पार्ट पार्ट में बांट के छोटे छोटे करके सब जगह चला जाए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशिएशन में 2 इवैल्यूएशन के चार्टर का है, प्लानिंग का फेज है, एग्जीक्यूशन है, कंट्रोल है, क्लोज आउट है। तो सबका काम का डिवीजन किया हुआ है ना, इसलिए बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, आइए क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विच फैक्टर इज क्रूशियल टू कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग अ कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी मतलब सिचुएशनल प्लान, नहीं जी सर। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो आइए देखिए बोल रहा है पहला क्या, प्रोजेक्ट का माइलस्टोन जरूरी है, बताइए। तो बोल रहा है नहीं सर, प्रोजेक्ट का माइलस्टोन बिल्कुल इसके लिए सही है, तो इसमें लिए तो कंसीडर किया जाना चाहिए। विच फैक्टर इज क्रूशियल टू, क्रूशियल कौन सा है, कह रहा है स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप भी नहीं। रिस्क असेसमेंट, हाँ सर ये जो है ये आपका क्रूशियल है। जब आप कोई भी कंटीजेंसी सिचुएशनल प्लान बनाते हैं तो आपको रिस्क असेसमेंट करने में दिक्कत आती है, क्रूशियल हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, सी।
आंसर हो जाएगा। देखिए ये कंटिजेंसी प्लान क्या है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं इवेंट्स को, फिर एस का इम्पैक्ट देखते हैं, डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज, फिर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, फिर टेस्ट करते हैं प्लान को, फिर कम्युनिकेट करते हैं और फिर उसका रिव्यू देखते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। सर बिल्कुल आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फोकस क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्राइमरी फोकस होता है कि रिस्पांसिबिलिटीज और रिलेशनशिप को बंटवारा करना, कि भैया किसका क्या काम होगा और कौन सा बंदा जो है किस लेवल पे काम करेगा, ये इसको बोलते हैं क्या सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्राइमरी फोकस। क्या कम्युनिकेशन विद द फ्लो विद इन टीम्स, तो कम्युनिकेशन तब कर पाएंगे जब हम टीम का बंटवारा कर चुके होंगे, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग टीम बना पाएंगे, तो ये नहीं होगा। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ये भी बात का पर्पस है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो भैया ये तब होगा जब आप सारा परफॉर्मेंस के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप बना देंगे। तो आंसर इज डी। क्या होगा? डी, अरेंजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। बात समझ में आई? जी सर। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड हायरार्किकल लेवल। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि उसमें फंक्शंस काम के बेस पर स्ट्रक्चर बना दिया गया था। प्लानिंग ये परचेजिंग अलग, सेल अलग है ना, फिर फाइनेंस का अलग है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, तो ये ऐसे करके क्या बना दिया जाता है, आपका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बोल रहा मेन एडवांटेज क्या है। देखिए इनहेंस स्पेशलाइजेशन, तो सर स्पेशलाइजेशन तो इनहेंस की बात यहाँ कहाँ आ गई, क्योंकि मैट्रिक्स में तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन सा? एक तो प्रोजेक्ट होता है और दूसरा फंक्शन होता है। फंक्शनल वाला तो हमेशा काम करते रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट वाला हमेशा काम नहीं करता है। उस जब तक प्रोजेक्ट रहा उसके बाद फिर वो काम करके अपना चला गया। तो यहाँ पे क्या क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस होते हैं? नहीं। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन? नहीं। यहाँ होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्स एलोकेशन, की फ्लेक्सिबल है भाई साहब, दोनों काम करने के लिए रेडी रहते हैं ना, एक दूसरे से मर्ज कर लेते हैं। कौन कौन? प्रोजेक्ट और फंक्शन वाले। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब हुआ कि भैया आप जो है मतलब समझ लो कि फ्लैट वाले में कम लोग होंगे है ना, और कम लोगों के साथ उसका अथॉरिटी भी किसी एक के पास ही होगा। मान लो कोई एक स्कूल है, उसमें एक ही टीचर है और सारे बच्चे हैं, या 10 टीचर हैं और सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, और उसके उस पर एक प्रिंसिपल है, उसको बोल देंगे फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं है काम में। ठीक है, अथॉरिटी सबको एक जन ले रखा है या 2 जन ले रखा है, ऐसा उसको बोलेंगे क्या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पहले प्रेसिडेंट आया, फिर इसके बाद 2 आदमी, उसके नीचे 2 आदमी, फिर यहाँ देखो 2, फिर इसके नीचे 2, फिर तब जाके लास्ट में 2। तो इसको बोलते हैं फ्लैट या टॉल या टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, लंबा वाला। ठीक है, और फ्लैट स्ट्रक्चर में देखो प्रेसिडेंट है, उसके नीचे 5 लोग हैं और 5 लोगों के नीचे जो सब सारे काम करने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पूछा क्या है कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। मतलब नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल मतलब कि भैया कम लोग एक आदमी के अंदर कितने लोग काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। और कम आदमी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको कहा जाता है नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब है कि मान लो एक आदमी है और एक आदमी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो मतलब छोटा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो उसके अंदर मान लो 2, 4, 5 लोग होंगे और उसके अंदर सारे लोग काम कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू इन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। देखो यार अभी तो बता रहा था, अभी पूछ दिया, बोला क्या कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सुपरवाइज्ड बाय वन मैनेजर, एक मैनेजर के द्वारा कितना एम्प्लॉय को सुपरवाइज किया जा रहा है। वही मैंने बताया कि एक के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, सीधा सीधी बात है ना जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, which of the following best describe the role of manager in the directing function। डायरेक्टिंग फंक्शन में सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि मैनेजर का रोल क्या होता है।
तो भैया गाइड करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉय को गाइड करना और मोटिवेट करना ही इसका डायरेक्शन है ना। अगर हम बात करें किसी दूसरे जगह पे तो नहीं। जी सर, चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ लीडरशिप इन द डायरेक्टिंग प्रोसेस। तो बोल रहा प्राइमरी एम क्या होता है किसी भी लीडरशिप का डायरेक्टिंग प्रोसेस में। तो होता है वो क्या, एस्टेब्लिश करना रूल्स रेगुलेशन, नहीं सर, फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ ये बात बहुत बिल्कुल सही है कि आप जब डायरेक्शन की बात हो तो आप सही तरीके से कम्युनिकेशन पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा इंपैक्ट रोल होता है, क्योंकि डायरेक्शन है ना, डायरेक्ट कर रहा है, आपको निर्देश दे रहा है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग अदर्स एंड द मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। इसको बोलते हैं तानाशाह, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जहां पे किसी से कुछ पूछना नहीं है, खुद का डिसीजन आया, अपना ले लिया और चला गया। डेमोक्रेटिक में मिलजुल कर डिसीजन लिया जाता है, और ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऑटोक्रेटिक में सर खुद से डिसीजन, अकेला डिसीजन ले लिया जाता है ना। जी सर, चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द टर्म डेलीगेशन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के संदर्भ में डेलीगेशन का क्या मतलब है। तो सर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, नहीं सर, इसको डेलीगेशन नहीं बोलते। जब सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा तो ये डेलीगेशन नहीं होगा। डेलीगेशन में तो क्या होता है, हम असाइन करते हैं ये अथॉरिटी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, देते हैं फिर, है ना, अदर्स को। तो ये होगा असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड हम कभी नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी अवॉइडिंग नहीं होता। तो आंसर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलें। जी सर, कह रहा है इन डायरेक्टिंग प्रोसेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉय। क्या पर्पस है कि आप एम्प्लॉय को फीडबैक देने का। तो कह रहा है टू क्रिटिसाइज परफॉर्मेंस, नहीं, परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। टू लिमिट कम्युनिकेशन चैनल, बिल्कुल भी नहीं। टू इनकरेज कंप्लेंसी, नहीं, इसको भी नहीं। टू इम्प्रूव, फ्यूचर में अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम फीडबैक लेते हैं कि भैया मेरा काम कैसा है बताओ, अगर आपका काम अच्छा नहीं लगा तो हम फिर से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आया। जी सर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, which of the following is a primary function of staffing in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग का पहला फंक्शन क्या होगा, एलोकेट करना रिसोर्स को, नहीं, पहले उसके लिए, उससे पहले भी कुछ काम करना होता है। कंट्रोल फाइनेंस, ये भी नहीं है। रिक्रूट और सेलेक्ट एम्प्लॉय, ये प्राइमरी फंक्शन है कि पहले एम्प्लॉय को बुला के तो लाओ, सेलेक्ट तो करो, फिर ना एलोकेट करोगे रिसोर्सेज को। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग इन स्टाफिंग प्रोसेस। तो बोल रहा भाई साहब पर्पस क्या है, वो जो वर्कफोर्स प्लानिंग जो स्टाफिंग प्रोसेस में प्लानिंग करना है उसके लिए। तो भैया इसका पर्पस क्या है, क्या इवेलुएट करना एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टाफ के नीड को क्या डिटरमाइन करना, जी बिल्कुल। जो प्लानिंग करने के दौरान में हम यही देखेंगे कि स्टाफ की क्या क्या नीड है, उसको हम निर्धारित करेंगे। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा विच स्टेप ऑफ द इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेसिंग जॉब एप्लीकेशंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट। तो बोल रहा है कौन सा स्टेप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है कि भैया हम जॉब एप्लीकेशन को एसेस करें और आइडेंटिफाई करें क्या, पोटेंशियल कैंडिडेट को, है ना। तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग रिज्यूम्स। क्या क्या बोलते हैं भैया, स्क्रीनिंग रिज्यूम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। कह रहा है विच फैक्टर इज टिपिकली कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस टू असेस ए कैंडिडेट फिट्स फॉर अ जॉब। तो भैया की बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर का विचार किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कि भैया कैंडिडेट जो है किसी भी जॉब के लिए कितना फिट है। तो कितना फिट है उसके लिए हम क्या जेंडर डाइवर्सिटी देखते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्शल स्टेटस से क्या मतलब है भाई, इसका फिट है कि नहीं है। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन हम चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर स्किल्स है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, और उस बेसिस पर हम उसका क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। बात समझ में आया। जी सर, बिल्कुल समझ में आया। कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलिए तो आंसर्स क्या हो जाएगा, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस, है ना। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा व्हाट डज द टर्म ऑनबोर्डिंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के संदर्भ में
ऑनबोर्डिंग टर्म का क्या मतलब है? सर ऑनबोर्डिंग टर्म का मतलब क्या? टर्मिनेट करना एम्प्लॉय को? नहीं। ट्रेन करना नहीं एम्प्लॉय को? जी बिल्कुल। ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। क्या करना? ट्रेनिंग देना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आए। सर बिल्कुल आइए। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट। तो बोला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए है मैनेजमेंट में? तो प्राइमरी फंक्शन होगा कि भैया हम जो किसके लिए पूछ रहा है? कंट्रोल फंक्शन के लिए। तो कंट्रोल फंक्शन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इंश्योर करेंगे कि भैया परफॉर्मेंस जो हमारा स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कंट्रोल तब करते हैं जब हम मान लो हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, उस स्टैंडर्ड्स के बेस पर हम बताएंगे कि भैया देखो तुमको इतना काम करना है। अब उतना काम हुआ कि नहीं हुआ, एक्चुअली जो काम हुआ उसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन से, और मेजर करने के बाद हम देखते हैं कि भैया मेरा क्या रहा, कि हम जिनने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उससे ज्यादा काम हो गया या कम काम हुआ। इसीलिए इसमें बोला इंश्योर करेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो मीट कर रहा है स्टैंडर्ड से या नहीं मीट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 21 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलें। सर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो भैया कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का? क्या रिएक्टिवनेस टू चेंजेस? नहीं। ओवरलुकिंग डेविएशन? नहीं। डिलेड फीडबैक? नहीं। तो बचा क्या? ये प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स कि भैया पहले डिफाइंड जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स था उसको कैसे देखा जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23? कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो वेरिएंस एनालिसिस पहले क्या हुआ सर कि वेरिएंस मतलब चेंजेस को एनालाइज करने के लिए ना कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम डेविएशन चेक करते हैं स्टैंडर्ड से, इसके भैया जो स्टैंडर्ड था और एक्चुअल था मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टैंडर्ड का डेविएशन हम चेक करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आए। सर बिल्कुल आइए। कह रहा है विच कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स सेटिंग अप प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट एरर्स और डेविएशंस। क्या बोला? ध्यान से देखिएगा कि विच कंट्रोल मैकेनिज्म, कौन सा कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स है प्रोटोकॉल को सेट करने में और गाइडलाइंस को प्रिवेंट करने, किससे? एरर से या कोई भी डेविएशन से। कोई डेविएशन हो रहा है या एरर हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस। तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक कंट्रोल? नहीं सर। कॉन्करेंट कंट्रोल? नहीं सर। इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। क्या बोलते हैं? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए। कह रहा है इन द टर्म्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस व्हाट डज द एक्रोनिम पीडीसीए मीन स्टैंड्स फॉर। तो पीडीसीए स्टैंड का मतलब है प्लान, डू, चेक और एक्ट। पहले प्लान करिए, उसको करिए, फिर चेक करिए और फिर एक्ट करिए, तब उसके बेस पर एक्ट करिए। नहीं जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्या होगा ध्यान समझिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। देखो बात मैक्रो इकोनॉमिक की जब आ जाती है ना, पहले तो अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होते हैं। मैक्रो में इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पूछा क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन सा आएगा। तो देखो कस्टमर प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगा, है ना, जिसको ये गवर्नमेंट रेगुलेशन, सर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वही आपका आएगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी और क्या? एम्प्लॉय टर्नओवर, सर उसी में आ जाएगा आपका इंटरनल में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये इसमें आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये देखिए ध्यान समझिए। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएरीज, ये सब क्या आ जाएगा? ये सब इंटरनल इन्वायरमेंट में। सॉरी हाँ ठीक, नहीं नहीं, ये माइक्रो इन्वायरमेंट में, आई एम सॉरी, इंटरनल, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये किसमें? माइक्रो में। और अब इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट में ऑनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे लोग आएंगे। और मैक्रो में आ जाएगा पेस्टल, देखो है ना। पॉलिटिकल कहाँ गया जी? पॉलिटिकल, ये देखो इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल, लॉज, डेमोग्राफिक्स, है ना, एनवायरमेंट, सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ये सारे लोग। पॉलिटिकल भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल पेस्टल स्ट्रैटेजी होती है, अभी आगे आप देखेंगे, जो आपके मैक्रो इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए होती है। आइए चलते हैं लेके आपको देखिएगा। ये देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है। कह रहा व्हाट इज द पेस्टल एनालिसिस एसएस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पेस्टल एनालिसिस करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिएगा क्या है
पेस्टल एनालिसिस क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखता है? नहीं। मार्केट शेयर? नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर? जी बिल्कुल, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए ही पेस्टल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हम इसको बोलते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स में टैक्स रेट, टैरिफ, ट्रेड एग्रीमेंट, लेबर, एनवायरमेंट रेगुलेशंस आ जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट आ जाएगा। सोशियो कल्चर फैक्टर्स में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, मार्केट डाइवर्सिटी आ जाएगा। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन। एनवायरमेंट फैक्टर्स की बात करें तो रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसाइकलिंग, ऑल्टरनेटिव एनर्जी। और अगर हम लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और भी बहुत सारे लॉ हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कंज्यूमर which economic indicators measures the average change price of goods and services over time? वो कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो मेजर क्या करेगा? एवरेज चेंज की, एवरेज चेंज किसमें? प्राइस ऑफ गुड्स में और सर्विसेज में एक ओवर पीरियड में कितना हुआ है। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलो, व्हाट डज द एक्रोनिमी SWOT स्टैंड्स फॉर? अरे भाई साहब, SWOT का भी तो बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर इंपैक्टिंग बिजनेस डिसीजन। तो भाई सर डेमोग्राफिक फैक्टर की अगर बात करें तो टैक्स रेट नहीं, इकोनॉमिक्स फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल ये भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजी का फैक्टर है। मार्केट नहीं होगा। पॉपुलेशन एज और एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोल सकते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ध्यान समझिएगा। What is the term globalization referred to in the context of business environment? तो ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट में? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोकल मार्केट का एक्सपेंशन? नहीं सर, आपका ग्लोबलाइजेशन लोकल मार्केट नहीं। रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ? नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट? अगर इंटरनेशनल मार्केट का इंटीग्रेशन हो रहा है, एक साथ लेके आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। बात ध्यान समझ में आया? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? ध्यान देखिए। कह रहा विच बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ सोशियो कल्चरल सोशल नॉर्म्स? तो भाई साहब ये सारा जो है उसको सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट? तो क्या मेन पर्पस है कि भैया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट में कंडक्ट करने के लिए? तो इसका जो मेन पर्पस है क्या? आइडेंटिफाई द मार्केट टेस्ट? नहीं। एवेलुएटिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? नहीं। अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी? कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी आपको समझना होगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, तब आपका काम चल पाएगा। तो आंसर सी, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है which environmental factors evaluate on organizational impact on nature and sustainability? तो वैसे कौन सा environment factor है जो evaluate क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट कर रहा है नेचर पे या सस्टेनेबिलिटी पे। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल फैक्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? कह रहा है हाउ डज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट? कैसे इम्पैक्ट कर रहा है भाई साहब? ये देखिए, क्या कंपटीशन बढ़ा के रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड? क्या ग्लोबल ट्रेड कम करके? कैसे करेगा ये? तो ये करेगा जी आपका टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करेगा इंक्रीज करके कंपटीशन को। कंपटीशन अगर बढ़ जाए क्या करेगा? इंक्रीज हो जाएगा जब टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में इंपैक्ट करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री? तो प्राइमरी पर्पस क्या है इंटरनल ट्रेड का? है ना, इंटरनल ट्रेड करने का प्राइमरी पर्पस क्या होगा बताओ? क्या एक्सपोर्टिंग करना इंटरनेशनल मार्केट पे? नहीं। इंपोर्ट करना? नहीं। फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज डोमेस्टिकली? ये बात इंटरनल ट्रेड बोला है ना, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं बोला। अगर इंटरनेशनल ट्रेड बोलता तो भैया हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन ये इंटरनल ट्रेड बोला है तो इसलिए हम क्या करेंगे? डोमेस्टिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने की बात करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। आइए सर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, यही होगा जो सेल कर रहा है गुड्स रिटेलर को, तो इसको बोलते हैं क्या? होलसेल ट्रेड। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। व्हाट डज द टर्म रिटेल ट्रेड रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड? तो भैया इंटरनल रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है? इंटरनल ट्रेड में किस संदर्भ में कहा गया है?
उसको बताइए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक भी बताना है। क्या सेलिंग गुड्स बल्क में बेचेगा तो रिटेल ट्रेड तो नहीं हुआ। सेलिंग गुड डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर, इसको बोलते हैं क्या, रिटेल ट्रेड, है ना। ट्रेडिंग गुड्स बिटवीन डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो ये भी भाई साहब रिटेल कहाँ हुआ। एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, तो ये भी आपका रिटेल नहीं हुआ। रिटेल मतलब एंड कस्टमर तक पहुंचाना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है which internal trade channel involves the transfer of goods from producer to consumers without intermediaries। तो भैया विदाउट इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे, कौन सा इंटरनेट ट्रेड है, चैनल जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बिना इंटरमीडिएट के, तो डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इन इंटरनल ट्रेड। तो क्या पर्पस है बताइएगा। तो इनकरेज करने के लिए अर्ली पेमेंट्स, नहीं, बल्क परचेज करने के लिए, टू इंसेंटिवाइज बल्क परचेज, ज्यादा से ज्यादा परचेज करोगे इसलिए ट्रेड पे डिस्काउंट दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है which internal trade practice involve the sale of goods below their cost price, तो इसको बोलते हैं डंपिंग, है ना। कॉस्ट प्राइस से कम में अगर आपके देश में कोई सामान बेच रहा है उसको बोलते हैं डंपिंग। चलिए What role does लॉजिस्टिक प्ले इन इंटरनल ट्रेड, तो बोला लॉजिस्टिक क्या रोल प्ले करता है इंटरनल ट्रेड में। तो भैया ये मूवमेंट ऑफ गुड्स देखता है, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स को इधर उधर ले जाने का काम इंटरनल ट्रेड में करता है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच ट्रेड डॉक्यूमेंट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लैडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाए। सर क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है इन इंटरनल ट्रेड व्हाट डज द टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू। टर्म्स ऑफ ट्रेड किसको बोलेंगे, नेगोशिएशन टैक्टिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर, तो ये तो नेगोशिएशन हो गया। रेगुलेशन इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया। कंडीशन गवर्निंग इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, ये बात बिल्कुल सही है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब जब हम गुड्स और पेमेंट्स का एक्सचेंज की बात करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या सर, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 45 क्या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन इन इंटरनल ट्रेड, तो क्या सिग्निफिकेंस है ट्रेड एसोसिएशन का, रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं है ना। कह रहा है प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अमंग बिजनेस, है ये बात बिल्कुल सही है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको बिजनेस के जो सारे बिजनेस है उसमें लेके काम करना, ये सारा ट्रेड एसोसिएशन का काम है इंटरनल ट्रेड में, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चंस, है ना, 45 क्वेश्चंस आपने अच्छे से किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।